Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 18th of March 2024. तो गाइज आज है तारीख 18 मार्च 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको यह वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है जिम्बाब्वे को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो BTIA है दैट इज ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। तो ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये जो नेगोशिएशन हुआ था ये भारत और एक दूसरा ग्रुप है उसके बीच में हुआ था। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक तरफ तो इंडिया है ही, दूसरा कौन सा ग्रुप है जिसके बीच में ये नेगोशिएशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यूरोपियन यूनियन, बी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, या ऑप्शन नंबर डी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो आज के अखबार में प्लस आप कल का अखबार भी देखोगे तो ये टॉपिक आपको कॉमन नजर आएगा। एक मिशन चर्चा में है जिसका नाम है, मिशन क्या एक ऑपरेशन है बेसिकली, नाम है मैराथन ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को नेवी और एयरफोर्स दोनों ने मिलकर चलाया, जिसके माध्यम से जो सोमालिया के समुद्री लुटेरे थे इनको सरेंडर करवाया और उनके जो कह सकते हो कि पास में एक जहाज़ जब्त हुआ था, रुएन नाम का जहाज़ है, आप ये देख पा रहे होंगे। इस जहाज़ को उनसे रिलीज़ भी किया गया है दोस्तों, छुड़वाया गया है जहाज़ को। तो किस तरीके से ऑपरेशन चला मैं आपको बताऊं। लगभग 40 घंटे लगे हमारी नेवी को ये पूरा ऑपरेशन को सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंट करने में। और इसको लेकर वेरियस आर्टिकल्स आप लोग देख पाओगे, ये फ़ोटोज़ आप देख पाओगे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार वायरल हुई हैं कि इंडियन नेवी ने 40 घंटों में समुद्री लुटेरों को किस तरीके से पकड़ा, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सोमालिया की। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नज़र आएगा। यहीं पर एक छोटा सा कंट्री है सोमालिया, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको जूम करके देखें तो ये इस तरीके से आपको ये सोमालिया नज़र आएगा। बराबर में इंडियन ओशन है, इधर जाओगे तो आपको इंडिया भी नज़र आएगा, ठीक है। तो इस वाले टेरिटरी में ना क्या होता है, कई सारे जहाज़ यहाँ से आते जाते रहते हैं, क्योंकि ऊपर आप देख पा रहे होंगे वही वाला हिस्सा है जो चर्चाओं में बना हुआ है ना। ये वही वाला रीजन है, यहाँ से गुजर कर सीधा ऊपर रेड सी आ जाता है, रेड सी से ऊपर सीधा मेडिटेरेनियन सी। अगर आप देखो जो जूम करके ये दिखाया हुआ है, रेड सी सीधा ऊपर मेडिटेरेनियन सी, फिर यूरोप। तो कई सारे जहाज़ आते जाते यहाँ से रहते हैं। सोमालिया के जो पायरेट्स हैं, जो यहाँ के समुद्री लुटेरे हैं दोस्तों, इनसे सबसे बड़ा खतरा हमें हुआ करता था 2010 से पहले। बहुत सारे केसेस आते थे, मतलब अगर सोमालिया को पूरी तरह से बदनाम किया हुआ था किसी ने तो वहाँ के समुद्री लुटेरे ने। अब होता यहाँ पर यह है कि कई सारे जहाज़ ये पहले भी इस तरीके से उनके ऊपर जाकर, उनके आसपास जाकर, है ना, इनके पास वेपन्स होते हैं, उन हथियारों से जहाज़ को पूरी तरह से हाईजैक कर लेते हैं और उसके बाद में सीधा लेकर आते हैं अपने पास में, ठीक है। फिर उसको अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। बट ऐसे ही यहाँ पर एक केस पिछले साल दिसंबर में निकल कर आया था, और पिछले साल दिसंबर में ही दोस्तों इस तरीके से एक जहाज़ है, रुएन नाम का जहाज़, जिस पे माल्टा का फ्लैग लगा हुआ था। इस वाले जहाज़ को यहाँ पर ये पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद में मैं आपको बताऊं इस वाले जहाज़ में लगभग 17 क्रू मेंबर्स थे, 17 लोग थे। अब इस पूरे जहाज़ को हाईजैक कर लिया इन सभी पायरेट्स ने। तो इन पायरेट्स के हाथ से इस जहाज़ को छुड़ाया गया, क्योंकि अगर हम ये जहाज़ नहीं छुड़ाते ना दोस्तों, तो इसी जहाज़ के माध्यम से ये धोखा दे देकर लोगों को दूसरे जहाज़ भी कब्जा लेते। क्योंकि पायरेट्स का जहाज़ अलग है, एक बार पता चल जाता है कि हाँ भाई आ रहे हैं समुद्री लुटेरे, तो अपने आप को बचाने का कोशिश करता है जहाज़ से। लेकिन ये जहाज़ ऐसा है जिस पे कार्गो वगैरह है, कई सारा सामान है, लगभग बताया जा रहा है $1 मिलियन से ज़्यादा का सामान है इसके ऊपर में, जिसको यहाँ पे इन्होंने हाईजैक किया हुआ था। तो इसी जहाज़ को लेकर चलते रहते हैं लोग। अगर दूसरे जहाज़ तो वो सोचते यार कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये कार्गो वाला नॉर्मल जहाज़ तो है, क्या दिक्कत है। और फिर बाद में ये लोग घेर के उसे भी हाईजैक कर सकते थे। ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे जहाज़ यहाँ पर हाईजैक कर लेते, फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। बट ये प्रॉब्लम को दोस्तों रोका,
और यूरोप तक यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया, यूरोप से ये काम नहीं हो पाया, जो कि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ने दोस्तों यहाँ पे काम करके दिखाया है। इन पायरेट्स को यहाँ पर कह सकते हो कि पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जहाज़ गया था इस पूरे पायरेट के इस पूरे मामले को टक्कर देने के लिए, जिसका नाम है INS कोलकाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, INS कोलकाता का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पूरी तरह से उनने सारी चीज़ों को मेजर किया, एक्शंस को मेजर करते हुए पोजीशंस को प्रॉपरली यहाँ पर लिया, क्योंकि मैंने बोला 40 घंटे का ऑपरेशन था ये, थोड़ी देर में नहीं। क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे मतलब 40 घंटे क्यों लग गए, सीधा यहाँ पे हेलीकॉप्टर से जाते या नेवी जाती, बंदूक चलाते और एकदम से यहाँ पर उनको पकड़ते, है ना। ऐसा यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इतना आसान से हो सकता था, बट ये काम इतना आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? नंबर 1 रीज़न, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये आप देख पा रहे हो जहाज़ के ऊपर, ये वही पायरेट्स हैं सोमालिया के, इनके हाथ में बंदूक है। ऊपर से अगर हेलीकॉप्टर आता भी ना तो लगातार शूट करते रहते हैं ऊपर। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, मैंने जैसा बोला, इस जहाज़ पे 17 क्रू मेंबर्स भी हैं, तो उनको भी तो यहाँ पे बचाना है, किसी की जान हमें खतरे में नहीं डालनी है। ये आप देख पाओगे इन पायरेट्स ने क्या किया, इन 17 क्रू मेंबर्स को इस तरीके से सामने बैठा दिया। ठीक है, इनकी आड़ लेने लगे कि भाई यहाँ पे हमारे ऊपर कोई गोली ना चले। तो इस तरीके से सब चीज़ों को मैनेज करते हुए, हर एक सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि ऑपरेशन इतना आसान नहीं था, देन इसके बाद ही यहाँ पर 40 आवर्स इसमें लग चुके हैं। जब धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में आने लगी, तो इस तरीके से जो हमारे मैरीन कमांडोज होते हैं, ये आप देख पाओगे मैरीन कमांडोज उतर रहे हैं। ये फोटो आपको दिख रही है, मैरीन कमांडोज इस तरीके से उतरते हैं जहाज़ के ऊपर में। देन उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से जो सोमालिया के पायरेट्स हैं, इनको अपने कंट्रोल में लिया। ठीक है, ये मामला इतना ज़्यादा गंभीर हो चुका था, बट फाइनली यहाँ पर ये जो जहाज़ है इसको रिलीज़ करना ज़रूरी था। और जैसे ही भारत ने यहाँ पर ये सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, दुनिया भर से बहुत सारे ट्वीट्स आए, अलग अलग कंट्रीज़ के जो यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी ट्वीट करे हैं इंडिया के इस पर्टिकुलर मिशन को लेकर कि हाँ, इंडिया ने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है। जो काम अभी वेस्टर्न कंट्री, स्पेशली यूरोप की बात करेंगे, वो भी नहीं अंजाम दे पाए इस काम को, वो काम अभी भारत की नेवी और एयरफोर्स दोनों ने मिलकर किया है। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हर एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इवन जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उनका स्टेटमेंट है कि जो नेवी है हमारी, वो लगातार इंश्योर करेगी कि हम अपने इंडियन ओशन रीजन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बरकरार रखें। इस मिशन से जो पायरेट्स हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स के आगे यहाँ पर थोड़ा सा टिक सकें। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के अखबार में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज उठाओगे दोस्तों, तो वहाँ पे आपको ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। अब ये आर्टिकल वैसे तो जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिकल तो हम पढ़ ही लेते हैं सब लोग, एग्जाम में सवाल कहाँ से बनता है वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। ये टॉपिक में बात हो रही है कि अभी रिसेंटली आपको पता है नए इलेक्शन कमिश्नर्स को सेलेक्ट किया गया है। तो नए इलेक्शन कमिश्नर्स को सेलेक्ट कैसे किया गया, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये संविधान का हिस्सा है। इसलिए मैंने बोला पॉलिटी का पार्ट है। क्योंकि जब बात आती है दोस्तों इलेक्शन कमिश्नर्स की, तो ये कहाँ पर बैठते हैं, इनका मेन काम क्या है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम आपने सुना होगा। एक ऐसी बॉडी जो कि हमारे देश के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है। मोस्टली जो बड़े इलेक्शंस है वो यही कंडक्ट करवाती है। लोकल इलेक्शंस के लिए अलग अलग स्टेट की कमीशंस बॉडी अलग होती हैं, बट जो बड़े बड़े इलेक्शंस हैं, नेशनल लेवल के इलेक्शंस हैं, वो यहाँ पर ईसीआई कंडक्ट करवाता है। अभी जो इलेक्शंस आने वाले हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाएगा। और इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो होते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो दोस्तों यही 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स को सेलेक्ट किया गया है, जिस वजह से यह मामला चर्चाओं में है। सेलेक्ट क्या, सीधा अपॉइंट भी आप कह सकते हो, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर लिया है। एक का नाम है यहाँ पर गणेश कुमार और दूसरे हैं यहाँ पर सुखबीर सिंह संधू। दोनों के दोनों रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं। नाउ अब इलेक्शन कमिश्नर के पद पर यहाँ पर इनको एज अ अपॉइंट कर लिया गया है। 2 वैकेंसीज थी, उनको यहाँ पर फुल कर दी गई है, समझ गए। लेकिन पता है आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए एक नया लॉ आया है। पिछले साल ही नया कानून आया है। उस कानून का नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। 2023 का लॉ है ये नया लॉ। तो यहीं पर सवाल ये था कि जो 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स अभी अपॉइंट करे गए हैं, या पुराने वाले हिसाब से करे गए हैं, या जो नया वाला लॉ आ चुका है उसके हिसाब से किए गए हैं।
तो क्लियरली बता दूं, जो नया कानून है दोस्तों, उसके हिसाब से ही इन कमिश्नर्स को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो सेलेक्ट करने के लिए पहले क्या होता है, 3 मेंबर की एक सिलेक्शन कमेटी बनाई, और उस कमेटी में कौन कौन था? सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सेकंड हो गए हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी। देन उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लीडर हैं लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जी। तो ये तीनों लोगों की एक पूरी सिलेक्शन कमेटी बनी। इन्होंने मिलकर दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से नाम इनका निकाला कि हाँ, ये 2 व्यक्ति हैं जिनको हम एज अ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे। समझ गए? तो ये तो नया प्रोसेस है। पता है, पहले ये प्रोसेस थोड़ा अलग हुआ करता था, प्रेसिडेंट के हाथ में यहाँ पर ये मामला हुआ करता था। ठीक है, प्रेसिडेंट यहाँ पर सारी चीज़ें फिक्स कर पाते थे। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से। मैं अभी बस खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मामला चल क्या रहा है पूरा। अब ये पूरा मामला क्या है, अब नया वाला लॉ क्या है, नए वाले लॉ को लेकर काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म हुए हैं, आलोचनाएं हुई हैं। ये आलोचनाएं क्या है, ज़रा इसको भी डिटेल से जानेंगे। लेकिन अब ये थोड़ा हमने ओवरव्यू लिया, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। एग्जामिनेशन में कहीं से अगर क्वेश्चन आया दोस्तों, तो ये पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा है यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये जो हमारा नया वाला लॉ है, ये क्या बोलता है? वैसे ये जब बिल था तब मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा है ना, बिल के हिसाब से इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो सरकार ने मतलब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था इन बिल को, जिसके बेसिस पर यहाँ पर ये पास होता है। देन उसके बाद में यहाँ पर ये कह सकते हो पूरी तरह से लागू होता है। और इस बिल के अंदर मांग यही थी बस कि भाई जो एक कमेटी बनती है ना, जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को सेलेक्ट करती है, उस कमेटी के अंदर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली यहाँ पर इस बिल की मांग थी शुरू से ही। ठीक है, नाउ सवाल यह है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनको कैसे आज के समय पर अपॉइंट किया जाता है? तो देखो, जब हम बात करते हैं ना अपॉइंटमेंट की, तो कोई भी प्रॉपर इसका प्रोसेस है ही नहीं। यहाँ पे अगर हम संविधान को देखें, तो संविधान में केवल आपको 5 आर्टिकल 5 अनुच्छेद दिए गए। पार्ट 15 में इलेक्शंस का टॉपिक दिया गया है, उसमें आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक जो आर्टिकल्स प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इलेक्शन कमीशंस की बात करते हैं या इलेक्शंस की बात करते हैं। जिसमें स्पेशली अगर आप सबसे पहला अनुच्छेद देखोगे, आर्टिकल 324, ये बात करता है किसके बारे में? भाई जो इलेक्शंस हैं, है ना, उसके कंट्रोल डायरेक्शन के बारे में, कि भाई इलेक्शन कमीशन है, उसके अंदर में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, इनको प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे टाइम टू टाइम। ये सारी बातें हमारे आर्टिकल 324 में लिखी हैं, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी है। अब होता यह है कि मार्च 2023 से पहले जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, उसके बेसिस पर ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे। सरकार रिकमेंड करती थी इनको कि भाई ये अपॉइंट होने चाहिए, तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देते थे। लेकिन फिर एक नया लॉ आया, जिसके बारे में मैंने बताया लास्ट ईयर। तो उस नए लॉ में कुछ मांग की गई। इन्होंने बोला कि जो सिलेक्शन कमेटी होगी, वो सिलेक्शन कमेटी में केवल प्रधानमंत्री होंगे एज अ चेयरपर्सन, लोकसभा के लीडर मतलब जो ओपोजिशन के लीडर हैं वो होंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अधीर रंजन चौधरी भी थे, जिनकी वजह से यहाँ पर सबका डिस्कशन के बाद में इन इलेक्शन कमिश्नर्स को बनाया गया है। तो अपोजिशन लीडर के साथ साथ एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको प्रधानमंत्री खुद नॉमिनेट करेंगे। तो ये 2-3 व्यक्तियों से दोस्तों ये पूरा कमेटी बनेगा, और यही कमेटी क्या करेगा, आगे इलेक्शन कमिश्नर्स और कमिश्नर्स को चुनने की बात करेगा। ठीक है, तो ये जो नया लॉ है ना, इसने पुराने वाले लॉ को ख़त्म किया। पुराना वाला लॉ कौन सा था? वो था इलेक्शन कमिश्नर कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। ये खत्म होके अब 2023 का नया लॉ आपको देखने को मिलेगा। नाउ ये जो बिजनेस है इलेक्शन कमीशन का, ये क्या है? अगर आप देखोगे तो इनका मेन काम, अगर आप इलेक्शन कमिश्नर्स में देखोगे, इसमें जैसे मैंने बोला 3 लोग हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। इनकी सैलरी वगैरह देखोगे तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी होती है, उसी प्रकार से इनकी सैलरीज हैं। लेकिन ये 1991 के एक्ट के अकॉर्डिंग थी, पुराने वाले लॉ के अकॉर्डिंग। जो ये नया वाला बिल आया, इसमें यहाँ पर बोला गया था कि जो सैलरी अलाउंसेस और जो सर्विस कंडीशंस होंगी हमारे इन कमिश्नर्स की, वो कैबिनेट सेक्रेटरी की तरह होंगी। जितना कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलता है, उतना अमाउंट इनको दिया जाएगा। अब जब ये पूरा मैटर चला दोस्तों, तो उसके बाद यहीं पर कुछ क्रिटिसिजम्स हुए, कुछ कंसर्न्स, कुछ चिंताएं दिखाई गई। चिंता ये दिखाई गई कि भाई ये जो कमेटी बनाई जा रही है, या ये जो लॉ है जिसमें इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने की बात की है, यहाँ पर केवल प्रधानमंत्री तो हैं, उसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर है, जो कि अगेन प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेंगे, और बचता है एक व्यक्ति जो अपोजिशन वाली पार्टी से ले लिया गया। मानते हैं कि यहाँ चलो, यहाँ पर कोई ऐसा अलग अलग वो नहीं रहेगा, यहाँ पे अपोजिशन पार्टी का भी व्यक्ति है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि चिंता वाली बात यह है कि पावर का बैलेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अपोजिशन के व्यक्ति को जो लिया गया है, उसका तो माइनॉरिटी वोट ही रह जाएगा ना। कहने का मतलब है कि भाई मान लो एक केस चल रहा है जिसमें यहाँ पर 3 लोग हैं,
ठीक है, या फिर कह लो 3 जज हैं, एक केस चल रहा है उसमें 3 जज हैं। 2 जज तो भाई एक जैसे हैं, एक दूसरे के साथ में हैं, उनको शुरू से ही पता है भाई हम एक दूसरे के साथ में, जो तू कहेगा वही मैं करूँगा, बात खत्म। और एक अलग है, तो भाई यहीं से हमें क्या पता चलता है मेजोरिटी कहाँ पर है। मेजोरिटी तो ये है, अगर ये भी कोई केस देखते हैं, कोई भी केस अगर इनके सामने आता है तो ऑब्वियस सी बात है जो ये 2 चाहेंगे वैसे ही तो होगा। यहीं पर बोला गया कि भाई चिंता वाली बात यह है कि पावर का बैलेंस बन नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी भले ही लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर को लिया गया हो, उसके बावजूद भी जो फेवर में चीज़ें हैं वो करंट गवर्नमेंट के हैं। और यहीं पर क्वेश्चन उठता है बैलेंस ऑफ पावर का, जिसके बेसिस पर एक और प्रश्न उठता है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट रहेगा या नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंस का इशू भी आता है, क्योंकि ये बॉडी इंडिपेंडेंट रहना ज़रूरी है। इस बॉडी का कोई रोल नहीं है ना गवर्नमेंट के साथ में ना जुडिशरी के साथ में, तो इसका इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देश में इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शंस इंडिपेंडेंट ही होने ज़रूरी हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। सिंपल सी बात है, सभी को ये बेसिक चीज़ें पता हैं। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि इसका इम्पैक्ट, ये जो नया वाला लॉ है, इसका इम्पैक्ट हमारे इलेक्टोरल गवर्नेंस पर क्या पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी चिंता ये दिखाई जा रही है कि इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम करने का जो तरीका है उस पर असर हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं जो उसकी इंडिपेंडेंस बताया जाता है कि वो इंडिपेंडेंस है, वो रहना ज़रूरी भी है अगर हमें देश में इम्पार्शियल इलेक्शंस करवाने हैं। बट अगर एग्जीक्यूटिव जो हमारे लॉ बनाने वाले हैं, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, लॉ बनाने वाले हैं, लागू करने वाले हैं, अगर इनका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा भी इलेक्शन कमीशन के पास में पहुंचता है तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं बायसनेस क्रिएट होगा। देन उसके बाद में इलेक्शंस में वो जो इम्पार्शलिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो ये भी एक चिंता का विषय बनता है। फिर बात आती है अलाइनमेंट विद फ्रेमर्स इंटेंशंस। सुप्रीम कोर्ट अपनी पुरानी रूलिंग्स में ऑलरेडी बोल चुका है, जो भी यहाँ पर संविधान को बनाने वाले निर्माता थे हमारे, है ना, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई है इलेक्शंस को देखने के लिए। बट अगर ये जो बिल है ये यहाँ पर इसके ऊपर एक प्रश्न लगा दे रहा है, एक क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा है, वो चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं जो इलेक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंट बॉडी के जो हाथ में है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी का रोल दोस्तों यहाँ पे ख़राब होता हुआ नजर आएगा। समझ गए, ये कुछ क्रिटिसिज्म्स हमारे आर्टिकल्स में है, वो मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बता दिया। नाउ अब आते हैं कुछ मेन मुद्दे पर, एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल ये आएगा कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इनका रोल क्या होता है, देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो दोस्तों जब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो देश में ऑब्वियस ही बात है शांतिपूर्वक सही तरीके से चुनाव हो जाएं, लोग अपने मन पसंदीदा वो सरकार को वोट देकर उनको अपने पद पर बैठाएं, यही मेन कार्य ईसीआई का होता है। तो ईसीआई को एस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। अब होता यह है कि जो ये इलेक्शन कमीशन है इसके अंदर में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और वही इस बॉडी के चेयरमैन भी होते हैं, अभी डिस्कस कर ही रहे थे, और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो ये 3 मेंबर की पूरी बॉडी होती है और इनका जो पूरा नंबर वगैरह है मेंबर्स का वो फिक्स करती है प्रेसिडेंट। अब बात आती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, तो आर्टिकल 324 में ये सारी बातें मेंशन्ड है इलेक्शंस को लेकर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। अभी जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन से पहले लगता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडलाइंस वगैरह आ जाती हैं, जिसके बाद यहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रचार या कुछ ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं की जा सकती पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू, है ना। तो वो नियम कुछ फॉलो करने पड़ते हैं इलेक्शंस के दौरान। पढ़ाऊँगा मैं कभी आपको डिटेल से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, आज नहीं तो कल बहुत डिटेल से आपको एक आर्टिकल मिलेगा, डोंट वरी। फिर उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन काम ये भी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में जब आपस में लड़ाई होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में मर्ज हो रही हैं, 2 पॉलिटिकल पार्टी मिल रही हैं, अलग हो रही हैं, तो वैसे मैटर्स को देखना, है ना, उनको सिंबल्स प्रोवाइड करवाना। सिंबल वगैरह जो मिलता है चिन्ह पॉलिटिकल पार्टी को, वो देता कौन है, वो अलोकेट ईसीआई तो करता है। फिर वोटर को एजुकेट करना, अवेयरनेस फैलाना, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाना, भाई आपकी वोटिंग की पावर कितनी ज़्यादा है ना। इलेक्शंस में जो मैल प्रैक्टिसेस होती हैं उनको सबको रोकना, ठीक है। तो ये सारा काम हमारा ईसीआई का होता है। ये मैंने आपको इसके बारे में रूल समझा दिया, तो मेंस में भी कोई क्वेश्चन आएगा आराम से उसको हैंडल कर पाओगे ना। यहीं पर आप देखोगे एज ए एग्जाम्पल, तो यूपीएससी ने 2017 में एक प्रश्न पूछ लिया कि भाई आपके पास में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट से बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये 5 मेंबर की एक बॉडी है, क्या ये सही बात है। कहोगे नहीं गलत है, अभी तो हमने पढ़ा था 3 मेंबर की बॉडी है, तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया वैसे भी गलत। सेकंड, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं वो डिसाइड करते हैं इलेक्शन के शेड्यूल को, कि भाई जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस कैसे होंगे, वो हमारे होम अफेयर्स के पास में सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ईसीआई के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होम अफेयर्स का कहीं नाम नहीं आता, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी गलत हुआ। थर्ड,
इलेक्शन कमीशन का मेन काम है, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, वो अगर टूट रही हैं, आपस में मिल रही हैं, तो उस प्रकार के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, स्टेटमेंट मैंने आपको दिया है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो सही है। तो इसी बेसिस पर अगर आप अपने नीचे ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शन नंबर 3 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया, आपने देखा कि आर्टिकल आज के अखबार में है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर, लेकिन क्वेश्चन बनने का तरीका अलग है। इसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारा डेटा दोस्तों आपको जो दिया जाता है, ये एक PDF में कंपाइल करके आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाया जाता है एक प्रिंटेड फॉर्मेट में। यानी चाहो तो आप इस PDF का प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो। इस ग्रुप में सारा कंटेंट आपका सिक्योर होता है, डेट वाइज पड़ा हुआ होता है। किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल होते हैं। स्टोरेज का कोई इशू नहीं, वरना आप PDF कलेक्ट करते रह जाओगे। क्योंकि बात यहाँ पे UPSC करंट अफेयर्स की है, तो बात 2 4 6 महीने की नहीं है, 1 1.5 साल की बात है। सारा कंटेंट ग्रुप में सिक्योर है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और दोस्तों, ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हो, मुझे किस तरीके से फ़ायदे होंगे, अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। समझ गए? बाकी दोस्तों, मेक श्योर क्या करो यार, वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट होता है हमारा 5000 लाइक्स का, जिसको प्लीज़ आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं एक और आर्टिकल के ऊपर। अब ये आर्टिकल नहीं, ये हमारा एडिटोरियल है। आज का अखबार आपके हाथ में है या नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अखबार में एडिटोरियल वाला सेक्शन खोलोगे तो एडिटोरियल में केवल एक लौता एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला, द म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ रीजनल प्रॉब्लम। इस एडिटोरियल को यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, जो मिजिमा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, फाउंडर एडिटर इन चीफ हैं, इनके थ्रू। तो म्यांमार के एक इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, जिन्होंने म्यांमार की आवाज़ यहाँ पे उठाने की बात की है। क्योंकि 3 साल से ज़्यादा हो चुका है म्यांमार में मिलिट्री रूल चल रहा है, मिलिट्री का शासन है, लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लोग वो देश छोड़ कर निकल कर इधर उधर बस रहे हैं। जब इधर उधर बस रहे हैं तो जिस देशों में बस रहे हैं वहाँ पर लोकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो इसके लिए क्या उपाय है वो राइटर ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। चलिए मैं आपको बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। राइटर यहाँ पर यह बोलते हैं, आज से 3 साल पहले यानी कि 9 मार्च 2021 को आर्मी ट्रक क्या करता है, मिजिमा हेडक्वार्टर पहुँचता है। ठीक है, मिजिमा जो कि यहाँ का म्यांमार का एक मीडिया है, तो उसके हेडक्वार्टर पहुँचता है। म्यांमार के सोल्जर्स जो हैं, जो उस समय पर मिलिट्री थे, उन्होंने यहाँ पर ऑफिस में पूरे इंडिपेंडेंट मीडिया का जो ग्रुप का ऑफिस था, पूरी लूट मचा दी ऑफिस के अंदर में। जो उन्हें ले जाना था वो ले गए। जो ये सीन है पूरे शहर में यहाँ पर दिखाया जा रहा था, चल रहा था। अब ये जो म्यांमार की आर्मी है, जिसको जनता बोलते हैं, इन्होंने अपना लॉ फिर सीधा सीधा थोप दिया 1 फरवरी 2021 में। यानी मिलिट्री कू हो गया, तख्ता पलट हो गया। और तख्ता पलट में दोस्तों यहीं पर सारे गेम, जो इलेक्शंस वगैरह हुए थे, सब खत्म। जो इलेक्शंस थे, डेमोक्रेटिक पार्टी थी, सब खत्म। पार्टी के जो लीडर्स थे उन सबको डाल दिया जेल में। किसका शासन आ गया? सीधा मिलिट्री का शासन आ गया। ये सिचुएशन होती है 2021 में। नाउ 2021, 22, 23, इवन 24 में आ गए, 24 भी यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 3-4 साल से ज़्यादा हो चुका है, मैटर चल रहा है। अब जो ये सिचुएशन है, अगर स्थिति आज के समय पर देखें तो बहुत सारे जो म्यांमार के जर्नलिस्ट हैं दोस्तों, वो मार दिए गए इसी पूरे मामले में। या बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं, उनके ऊपर इतना दबाव डाला, इतना जोर डाला कि उन्हें अपना घर, अपनी जगह छोड़ना पड़ा। छोड़ के निकल कर आसपास के पड़ोसी देशों में, इंडिया है, चाइना है ना, बांग्लादेश है, यहाँ पर घुस कर इन्हें शरण लेनी पड़ी। अलग अलग जगह में रहना पड़ा, छुप कर रहना पड़ा, क्योंकि जो मिलिट्री है वो इनको रहने नहीं दे रही थी, इनका जीना हराम कर दिया गया था। क्योंकि ये मिलिट्री की सच्चाई चारों तरफ दिखा रहे थे, जो भी हो रहा था वो उसको सामने दिखा रहे थे। बट हुआ क्या कि भाई इन्होंने इसी चीज़ के ऊपर रोक लगा दी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए। जर्नलिस्ट का एक्सोडस होने लगा, मारने लगे, जिसकी वजह से जर्नलिस्ट जो है म्यांमार को छोड़ कर निकलने लगे बड़े लेवल पर। और बताया यहाँ पर यह जा रहा है दोस्तों, म्यांमार के जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो भी म्यांमार छोड़कर निकल चुके हैं। लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा, अब 2 मिलियन
20 लाख से ज़्यादा यहाँ पे जो म्यांमार के लोग हैं, जिसमें से कई सारे लोग हैं जो अलग अलग देशों में एज अ रेफ्यूजी जा चुके हैं, शरण लेने के लिए पहुँच चुके हैं। और ये केवल ऐसा जो रिकॉर्ड हुआ डेटा है, कई सारे ऐसे हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और इस शासन की वजह से म्यांमार की जो धज्जियां हैं इकॉनमी की, वो तो उड़ी ही। बोला जा रहा है 25 मिलियन से ज़्यादा लोग अभी भी गरीबी के चपेट में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो रिज़ल्ट है ये कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक निकल कर आ रहा है म्यांमार के लिए, म्यांमार के सिचुएशन के लिए। और म्यांमार की वजह से दूसरे कंट्रीज़ में भी कह सकते हो सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ से निकल के पहुँच रहे हैं लोकल एरियाज़ में। तो फैक्ट यहाँ पर यह है कि जो म्यांमार का इंडिपेंडेंट मीडिया है, इसको बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि वो अपना नेबरिंग कंट्रीज में प्रेजेंस बनाए, अब वहीं रहें, इनके पास में कुछ नहीं है दिखाने के लिए अब। ठीक है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आई। अब जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये फैलता चले जा रहा है, फैलता चले जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि जैसे मैंने अभी बोला, देखो वो राइटर यहाँ मेंशन भी करते हैं कि जो लोकल लोग हैं म्यांमार के, वो पहुँच रहे अलग देशों में, लोकल एरिया में, उनसे लड़ाई हो रही है रेफ्यूजीज़ के तौर पर, उनका सिक्योरिटी कंसर्न क्रिएट हो रहा है। तो म्यांमार के नेबर्स बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, थाईलैंड, यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं दोस्तों। वहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं फिर अलग अलग चीज़ों की। ऑब्वियस सी बात है, फिर कुछ समय बाद वो और चीज़ों की डिमांड करेंगे, तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। तो यहाँ पे इसका एकमात्र सोल्यूशन यह है कि म्यांमार में स्थिति को इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि जो लोग आए हैं ओवरऑल वो भी देख रहे हैं कि भाई हमारा यहाँ कुछ नहीं हो सकता, वो अपने घर को छोड़ छाड़ कर आए। तो ये जो रूल ऑफ लॉ का पूरी तरह से कोलैप्स हुआ है, ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई जा रही है म्यांमार के अंदर में, इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा म्यांमार में, साथ ही साथ में उसके आसपास के देशों के अंदर भी। ये रियलिटी है। अब राइटर यहाँ पर बोलते हैं एक ग्रुप आता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, वही आसियान कंट्रीज़। अब आसियान में म्यांमार भी एक हिस्सा है, आपको पता है। तो आसियान कंट्रीज़ ने पता म्यांमार के अंदर में सिचुएशन को नॉर्मल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक मामला नॉर्मल नहीं हो पाया। मैं आपको थोड़ा स्ट्रगल बताता हूँ कि आसियान कंट्रीज़ ने कितना स्ट्रगल किया। जब फरवरी 2021 में मिलिट्री coup होता है, यूएस, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, इंटरनेशनल जो बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं और उसके बाद आसियान, सब ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कोशिश की भाई म्यांमार में पूरी ये जो लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसको तुरंत ख़त्म किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। म्यांमार लगातार यहाँ पे मिज़िमा का जो हेडक्वार्टर है वो लूट लिया, जैसे मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट उनका मीडिया है उसका हेडक्वार्टर लूट लिया। तो जो आसियान है जब ये देखता है सिचुएशन, तो ये 5 पॉइंट का पूरा एग्रीमेंट रेडी करते हैं कि भैया ये 5 पॉइंट हैं, ये वहाँ के म्यांमार की मिलिट्री को फॉलो करना होगा और वहाँ के जो मिलिट्री के जनरल हैं, जनरल मिनुन लांग, उनको फॉलो करना होगा। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, ये जो पूरे 5 पॉइंट निकाले थे उसको यहाँ पे म्यांमार फॉलो ही नहीं करता है। ठीक है, अब क्या होता है, आसियान ने इस तरीके से और कई मीटिंग्स करी। बोला यह जा रहा है कि 260 से ज़्यादा, 260 से ज़्यादा मीटिंग्स अभी तक हो चुकी हैं, लेकिन सोल्यूशन अभी तक कुछ नहीं निकल कर आया है। तो आसियान कोशिश कर रहा है लेकिन सोल्यूशन नहीं है। तो जो रिज़ल्ट है कि भाई आसियान के इतने कोशिश के बावजूद भी म्यांमार में वायलेंस नहीं रुक पा रहा है। सिचुएशन आज 72 से 72 हो चुकी है। 3 सालों में जो तख्ता पलट हुआ है, इससे म्यांमार में अगर आप देखोगे तो सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी है कि इस कंट्री को बहुत पीछे ले जाया जा चुका है। जितना वो ग्रो करके आया था वो सब बहुत पीछे जा चुका है वापस से। ये यहाँ पर मेंशन किया गया। अब क्या हुआ, कहीं कहीं पर छोटे छोटे ग्रुप्स बने म्यांमार की मिलिट्री के खिलाफ में कि भाई हम इससे लड़ेंगे, हम अपने एरिया में ये लागू नहीं होने देंगे। कहीं पर छोटे छोटे ग्रुप्स ऐसे बनते चले गए, लेकिन वहाँ पर भी म्यांमार की मिलिट्री ने फिर बॉम्ब बरसा दिए, क्योंकि इनको हथियार मिल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, व्यापार कर रहे हैं अलग अलग देशों के साथ में, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रखा है। तो छोटे जो ग्रुप्स उठे वहाँ पर बॉम्ब बरसा दिए, मामला ख़त्म कर दिया। कहीं कहीं पर अभी भी ग्रुप्स खड़े हैं जो कि लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो म्यांमार के लोग हैं, यहाँ पर म्यांमार के जो लोग हैं, कुछ लोगों को मतलब जो मिलिट्री के सपोर्ट में, कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ मिलिट्री के सपोर्ट में हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं। नहीं भाई, हमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए देश में प्रॉपर तरीके से, जिसके बाद हम वोट देकर अपने मन पसंदीदा सरकार को अपने कह सकते हो सरकार की पद पर बैठाएं। लेकिन होता यहाँ पर यह है कि सिचुएशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। म्यांमार की जो पॉपुलेशन है उनको सप्रेस किया जा रहा है, ज़बरदस्ती अरेस्ट किया जा रहा है, टॉर्चर हो रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, भेदभाव हो रहे हैं जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में। ये हाल हो चुका है। तो जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, स्पेशली यहाँ पर वहीं से बिलोंग करते हैं ये राइटर, तो इंडिपेंडेंट मीडिया का फोकस ज़्यादा भी कर रहे हैं।
उनका यहाँ पर कहना यह है कि म्यांमार का इंडिपेंडेंट मीडिया अभी भी काम कर रहा है, भले ही बाहर निकाल दिया हो, लेकिन हम अलग अलग जगह से काम करेंगे, हम प्रेस फ्रीडम को प्रमोट करने की बात करेंगे और हमें साथ चाहिए इंटरनेशनल लेवल का, ताकि इस प्रकार के प्रोपेगेंडा को ख़त्म किया जा सके। क्योंकि जो आसियान है प्लस आसपास के देश हैं, यहाँ पर दिक्कतें होंगी क्योंकि ये म्यांमार के पास में है। तो म्यांमार के इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना ही हमारा साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में शांति बनाना एकमात्र उपाय माना जाएगा, क्योंकि म्यांमार में शांति बनी तो सभी जगह पर शांति बन पाएगी। समझ गए। फिर उसके बाद में राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि हम लोग ये देख रहे हैं, म्यांमार के कॉन्फ्लिक्ट को समझ रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कुछ वे फॉरवर्ड्स को। जैसे हम यहाँ पर डिमांड करते हैं म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी, यहाँ पे हम चाहते हैं जो मिलिट्री लीडर हैं उनके साथ में डिस्कशंस किए जाएं, बातचीत किए जाएं, या फिर सीधा सीधा आप इलेक्शंस कंडक्ट करवा लो, देखते हैं कौन किसको वोट देता है, जिसके बेसिस पर यहाँ पर गवर्नमेंट बनाई जाए। तो म्यांमार अभी भी स्ट्रगल में है, स्टेबल सिचुएशन बनाने के लिए इंटरनेशनल लेवल का सपोर्ट मांग रहे हैं हमारे राइटर। आई होप आपको इसके बारे में पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा मुद्दा, ये आज का ट्यूटोरियल था। फिर आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के अखबार में 2-3 पेज छोड़ोगे तो आपको एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये वाला। तो बात हो रही है वियतनाम के बारे में। तो वियतनाम का जो राइस बाउल है वो कहीं ना कहीं संकट में आ चुका है। होता यहाँ पर यह है कि दोस्तों अगर हम मैप देखें तो ये इंडिया का मैप है, वियतनाम कहाँ पर है, ये आपको म्यांमार दिख रहा है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार यहाँ पर है जस्ट, ठीक है। तो म्यांमार से थोड़ा और नीचे जाओगे ना, अगर नीचे जाओगे आगे, फॉर एग्जांपल देखो ये जूम करके दिखा दिया है, म्यांमार से और नीचे जाओगे थाईलैंड, थाईलैंड से और नीचे जाओगे कंबोडिया, फिर और नीचे जाओगे वियतनाम। समझ गए। वियतनाम दिख रहा है आपको ये। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये नदी बह रही है ना, ये है मेकोंग नदी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए मेकोंग रिवर है, देखना यहाँ से यूपीएससी सवाल पूछ चुका है पहले। और ये मेकोंग रिवर वियतनाम से होती हुई गुजरती है और ऊपर चाइना के तिब्बत वाले रीजन से निकल कर आती है। तिब्बत ऑब्वियस सी बात है जो एक पर्टिकुलर कंट्री हुआ करता था जिसको चाइना ने कब्जाया। तो आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि वियतनाम में जो मेकोंग वाला डेल्टा रीजन है, जो मेकोंग वाली नदी है उसके आसपास का जो रीजन है, वो पता राइस बाउल कहलाता है दोस्तों। राइस बाउल मतलब चावल का सबसे बड़ा कटोरा हमारे दुनिया के लिए, जिसमें से बहुत सारा चावल का उत्पादन होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि उस राइस बाउल वाले रीजन में सॉल्ट वाटर लेवल बढ़ता चले जा रहा है, यानी जो खारा पानी है दोस्तों वो इंक्रीज होता चले जा रहा है। और उस खारे पानी के बढ़ने की वजह से चावल की फसलें हो रही हैं बेकार, जिसकी वजह से वियतनाम को $3 बिलियन पर ईयर, आप ये नंबर देखो, 3 मिलियन नहीं बिलियन डॉलर्स एक साल में से केवल और केवल क्रॉप की वजह से लॉस हो रहा है। क्यों? रीज़न ये है कि सॉल्ट वाटर जो ये खारा पानी है ये ज़्यादातर इस उपजाऊ ज़मीन के अंदर में घुस चुका है और ये खारे पानी की वजह से सारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर चाहिए होता है हमें इरिगेशन के लिए, स्पेशली यहाँ पर राइस के इरिगेशन के लिए। तो ये जो डैमेज हो रहा है, ये डैमेज हमारा मेकोंग डेल्टा रीजन, यानी कि वही जो मेकोंग नदी उसके बीचों बीच देखने को मिल रहा है। उस नदी के बीचों बीच बेसिकली जिसको हम वियतनाम के राइस बाउल के नाम से जानते हैं, ये वो जगह है जहाँ से कह सकते हो कि लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं ना, उनका खाने का जुगाड़ होता है, उनको यहाँ पर खाना मिल पाता है प्रॉपर। तो जो सॉल्ट वाटर बढ़ रहा है इसकी वजह से सिचुएशन बेकार हो रही है। अब सॉल्ट वाटर बढ़ क्यों रहा है दोस्तों? आपको पता है लगातार समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, यही होता है क्लाइमेट चेंज का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो इससे समुद्र में सारा पानी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे बर्फ़ पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ेगा। और जो स्पेशली ये आइलैंड कंट्रीज़ हैं, समुद्र के किनारे हैं, उनका जो किनारे वाला रीजन है उसके ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो सी लेवल्स अभी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं, सूखा भी पड़ रहा है कई सारी जगह पर, है ना, फ्रेश वाटर नहीं मिल पा रहा है, खारा पानी घुस चुका है अरेबल लैंड्स में जहाँ पर फसल उगाई जा रही है, जिसकी वजह से ये सीधा सीधा असर हमको नज़र आ रहा है। और असर क्या है? सीधा क्रॉप का लॉस होना, फसलों का यहाँ पर लॉस होना। फसलों के लॉस की वजह से जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा नुकसान वियतनाम फेस कर रहा है। इस महीने से पहले भी अगर हम बात करेंगे तो जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स है, इन्होंने इसके बारे में ऑलरेडी चेतावनी दे दी थी कि भाई यहाँ पर ये जो खारा पानी है ये आपके 80,000 हेक्टेयर की ज़मीन को बर्बाद कर सकता है, जिसके ऊपर आप चावल या फलों का उत्पादन कर रहे हो। और ये जो सॉल्ट इंट्रूजन है दोस्तों, ये आगे जाकर और ज़्यादा बढ़ सकता है, ये भी एक अनुमान है, ठीक है। तो यह डेल्टा सफ़र कर रहा है कई सारे रीजंस की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल गर्मी बढ़ रही है उसकी वजह से ही सफ़र कर रहा है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है और कहीं पर पानी जो पहुंच रहा है वो बेसिकली
कह सकते हो खारा पानी पहुंच रहा है। एक समय पर ये रीजन अगर हम बात करेंगे थोड़े समय पहले सूखा पड़ चुका था, पानी नहीं था, अब सॉल्ट वाटर पहुंचा तो जिसकी वजह से लगातार प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों मेकोंग नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्पेशली ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली प्रश्न आपके सामने रखा हुआ मिल सकता है। मेकोंग नदी पूरे साउथ ईस्ट एशिया में कह सकते हो सबसे लंबी रिवर है, और पूरे एशिया में बात करेंगे तो 7वें नंबर पर आने वाली सबसे लंबी रिवर है, और दुनिया में बात करेंगे तो 12वीं सबसे लंबी नदी है मेकोंग नदी। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इस नदी की जो लेंथ है वो है 4350 किलोमीटर। कहाँ से राइज होती है? चाइना के जो किंगई प्रोविंस है स्पेशली, वहाँ से ये बनकर आती है नदी। ठीक है, तो वहाँ से ये नदी बनकर आती हुई इस तरीके से लाओस, थाईलैंड, कैम्बोडिया और वियतनाम को यहाँ पर क्रॉस करती हुई दोस्तों साउथ चाइना सी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये जो नदी है ये लगभग 7,95,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को यहाँ पर दोस्तों कवर करती है। 6 अलग अलग एशियन देश को कवर करती है, जैसे मैंने आपको बताया चाइना, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इन 6 देशों से ये नदी गुजरती है। जब बात करते हैं वियतनाम की तो वियतनाम यहाँ पे अगर आप देखते हो दोस्तों तो यहाँ पर भी एक बहुत मेजर पोर्शन आपको देखने को मिल जाता है इस नदी का। फिर उसके अलावा ये जैसे मैंने बोला लाओस, ऊपर म्यांमार, ये सारी कंट्रीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। फिर साउथ चाइना सी में जाकर ये नदी गिर जाती है। अब बात है ट्रिब्यूटरीज़ की, यानी कि ये जो नदी जा रही है मेकोंग नदी, इस मेकोंग नदी में आसपास से आकर छोटी मोटी कई सारी जो नदियाँ हैं वो मिल जाती हैं। ठीक है, कई सारी नदियाँ मिल जाती हैं, और जो छोटी छोटी नदियाँ आके बड़ी नदी में मिलती हैं उनको बोलते हैं ट्राइब्यूटरीज़, यानी सहायक नदियाँ। तो जो लेफ्ट साइड से मिल रही है वो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ में अगर आप देखोगे तो वह है नाम ओ, था एंड नामखान। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से अगर देखने की कोशिश करोगे तो उसमें है रुआक, उसके अलावा कोक, टोनले एंड मुन। ये कुछ नदियां हैं जो दोस्तों इसके इधर उधर से आकर मिलती हैं, इसको सहायता देती हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अब मेकोंग नदी की बात करोगे तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत स्ट्रांग है, यानी इस नदी में कई सारे प्लांट की स्पीशीज़, कई सारे एनिमल्स, बर्ड्स की स्पीशीज़ आती हैं इस नदी के आसपास, तो इसका बायोडाइवर्सिटी बहुत ही बड़ा है। प्लस इसमें अगर मछलियों की प्रजाति देखोगे तो इसमें फ्रेश वाटर स्पीशीज़ हैं, प्लस मेकोंग जाइंट कैटफिश यहाँ पर पाई जाती है, जाइंट बार्ब नाम की फ़िश पाई जाती है, ऐसे कई सारी मछलियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और जैसे मैंने बोला मेकोंग एक बहुत बड़ा डेल्टा क्रिएट करता है, इस तरीके का यहाँ पर ये जो होता है ना डेल्टा बनता है, तो एक डेल्टा बनता है वियतनाम में ही बनता है यहाँ पर ये, और यहीं पर बेसिकली चावल का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो जो डेल्टा आपको दिख रहा है एक ऐसा ट्रायंगुलर सा बन रहा है, एक सेकंड को मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये ऐसा करके एक डेल्टा बनता हुआ नज़र आ रहा है हमारे वियतनाम के साउथ वाले पोर्शन पे। यही डेल्टा माना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है राइस का, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ही रिच है। लेकिन अब यहाँ पे पहुँच चुका है खारा पानी, क्योंकि अगर समुद्र का स्तर बढ़ेगा दोस्तों तो ये जो पानी है सीधा ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा, सिंपल सी बात है। और समुद्र का स्तर बढ़ता रहेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो ये किसी दिन यहाँ पर इस तरीके से डुबा ले जाएगा पूरे एरिया को। ऐसा इंडिया के साथ भी होने के चांसेस कई ज़्यादा हैं, स्पेशली हमारा मुंबई वाला रीजन, क्योंकि भारत का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन जिसको हम पेनिनसुलर इंडिया के नाम से जानते हैं वो बेसिकली समुद्र के किनारे से घिरा हुआ है। तो बात हो गई यहाँ पर पूरे मामले की। अब भाई नुकसान किस चीज़ को है? सबसे ज़्यादा चावल को लेकर। तो ज़रा चावल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं हम लोग अपने एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। ध्यान रखिएगा, चावल के प्रोड्यूसर के बारे में सवाल पूछा। मैं सवाल लगा नहीं रहा हूँ लेकिन पूछ चुका है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये सवाल मैं पढ़ा चुका हूँ। चाहूँ तो लगा दूँ, बट यार अभी मैं लगा नहीं पाया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चावल के बारे में कुछ तथ्य हैं, ज़रा जान लेते हैं। पहली चीज़, राइस एक स्टेबल फूड है, यानी हर कोई व्यक्ति यहाँ पर चावल खाता है। नॉर्मली तरीके से सबने खाया, चावल खाते भी हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन खाती है इंडिया में। चावल एक खारिफ क्रॉप है। अगर हम इसको लगाते हैं तो इसमें टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का हमें चाहिए होगा। ठीक है, अगर कह सकते हो बारिश कम है तो हमें फिर सिंचाई की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर चावल की खेती में पानी बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर हम बात करेंगे इंडिया में सदर्न स्टेट्स की, स्पेशली वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। क्लाइमेट चावल की खेती के हिसाब से, इस वजह से वहाँ पर चावल की 2 से 3 जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। यानी वेस्ट बंगाल में अगर आप देखोगे जो फार्मर्स हैं वो 3 प्रकार की फसलें लगाते हैं, चावल की 3 प्रकार की फसलें। एक है औस, दूसरी है अमन और तीसरी है बोरो। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे इंडिया में जो सबसे बड़े उत्पादक वाले राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है चावल का, उसमें आता है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। फिर आती है यहाँ पर हाई यील्डिंग स्टेट्स की, मतलब वही है सिंपल से, यहाँ पर भी आप देख पाओगे तो काफ़ी बड़ी, ये तो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं अगेन, जहाँ पे उत्पादन ज़्यादा हो रहा है उसमें भी आप देखोगे तो पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड साथ ही साथ में केरला भी आपको नज़र आएगा।
अब यहाँ पर इंडिया से हटकर थोड़ा वर्ल्ड लेवल पर चलते हैं। दुनिया में अगर आप देखोगे तो दुनिया में सबसे बड़ा जो उत्पादक है चावल का वो है चाइना। चाइना के बाद में सेकंड नंबर पर आता है इंडिया। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में क्वेश्चंस यहीं से बना था, ठीक है, कि भाई कौन सा कंट्री है जो पिछले साल में, पिछले कुछ 5 सालों में कितना उत्पादन किया है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था वो, ठीक है। आगे आते हैं। तो ये भी हमारा अखबार का टॉपिक था। ये वापस से एडिटोरियल आ चुका है जो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब दोस्तों आपको आज का अखबार देखने को मिलेगा। तो आज के अखबार के यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, जिसको आप एक बार पढ़ सकते हो। इसके अलावा आज के न्यूज़पेपर से कुछ दूसरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो न्यूज़पेपर आपके सामने यूज़ किया गया, ये इंटरनेशनल एडिशन वाला है, ध्यान रखिएगा। द हिंदू में कई सारे एडिशन आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग एडिशंस हैं, बट ये इंटरनेशनल वाला एडिशन है जहाँ पर कई सारी न्यूज़ कॉमन होती हैं। अभी जब हम बात कर रहे थे ना इंडिया म्यांमार की, तो यहीं पर मैंने फ्री मूवमेंट रिजीम वाला आर्टिकल भी लगा दिया, जिसको हम ऑलरेडी कई बार 3 से 4 बार डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता होगा हाल ही में इंडिया म्यांमार के बीच में बॉर्डर बनाने की बात की गई है, क्योंकि बीच में यहाँ पर बॉर्डर खुला हुआ था लंबे समय से एक एग्रीमेंट के बेसिस पर, जिसकी वजह से कुछ पास वगैरह लेकर इंडिया और म्यांमार के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे की जगह में कुछ समय तक विजिट कर सकते थे, रह सकते थे। उसका एक पास बनता है। अब ज़्यादा दूर तक नहीं, कुछ किलोमीटर तक का यहाँ पर एरिया दिया गया था। मतलब इंडिया का व्यक्ति म्यांमार में 16 किलोमीटर तक, म्यांमार का व्यक्ति इंडिया में 16 किलोमीटर तक रेंज में अपने वीज़ा के बेसिस पर, मतलब सॉरी, वो कोई पास जो बनता था उसके बेसिस पर वो एंटर कर सकता था, क्योंकि बॉर्डर खुला हुआ था। लेकिन इससे यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम्स भी काफ़ी क्रिएट हो रही थी, जिसके बाद अब इस बॉर्डर को बंद करने की यहाँ पर बात की गई है। क्योंकि इंडिया म्यांमार के अगर आप बॉर्डर को देखते हो तो बॉर्डर बहुत बड़ा है। अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे म्यांमार के बारे में, क्योंकि यहाँ पे भारत का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप देख पाओगे हमारा अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, उसके अलावा मिज़ोरम है ना। ये सारे स्टेट्स हैं जो कि हमारे म्यांमार के साथ में बाउंड्री को शेयर करते हैं। म्यांमार और भारत के बीच में लगभग दोस्तों 1643 किलोमीटर की एक बहुत बड़ी बाउंड्री आपको ये नज़र आती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस बाउंड्री पर या ये बॉर्डर पर हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पे असम राइफल्स तैनात होती है। असम राइफल्स एक इम्पॉर्टेंट आपको फोर्स देखने को मिलेगी जो कि इस बॉर्डर की सुरक्षा करती है। बाकी आते हैं अगले एक और आर्टिकल के ऊपर, ठीक है। हाँ, एक और आर्टिकल है दोस्तों, इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी खत्म करेंगे। जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज है ना, उसके पीछे वाले पेज पर ये आर्टिकल मेंशन्ड है। आज के अखबार में बात हो रही है HbA1c टेस्ट क्या है और क्या मतलब हम इसको क्यों यूज़ करते हैं डायबिटीज़ के लिए। अब ध्यान रखिएगा, जो डायबिटीज़ होती है जिसको आप शुगर वगैरह बोलते हो, तो डायबिटीज़ को चेक करने के लिए एक टेस्ट चर्चा में है, HbA1c क्या है, कैसे काम करता है, आओ समझते हैं। पहली चीज़, राइटर ये बोलते हैं कि इंडिया में अगर आप देखोगे दोस्तों तो 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है, और बाकी 13.6 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक हैं, ठीक है, डायबिटीज़ वाले स्टेज में बेसिकली। तो जो नेशन वाइड स्टडी पब्लिश हुई है 2023 में, उसी के अकॉर्डिंग ये दिया गया। अब उसके अलावा छोड़ेंगे तो 35% इंडियंस जो हैं वो हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं, और 40% इंडियंस बेमतलब के मोटापे से सफ़र कर रहे हैं, जिसका मतलब ये दोनों भी बहुत बड़े रिस्क होते हैं डायबिटीज़ के। तो इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन डायबिटीज़ से गुजर रही है। दुनिया में आपको डायबिटीज़ के केसेस देखने को मिलेंगे, बट इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मोस्टली केसेस आपको इंडिया से देखने को मिलेंगे डायबिटीज़ के। अब डायबिटीज़ में ये होता है कि भाई इसको हमें प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना होता है, हमेशा देखते हुए अपने डाइट पर कंट्रोल करके डायबिटीज़ को रोका जा सकता है। अब टेस्ट करने के कई सारे मेथड होते हैं। जो मोस्ट कॉमन यहाँ पर यूज टेस्ट होता है वो यहाँ पर बोला जा रहा है हमें डायबिटीज़ को पहचानने में हेल्प कर सकता है। लेकिन एक जो टेस्ट है वो है HbA1c। HB का मतलब है हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन AB1C करके जो है टेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट को हमने कुछ और नाम भी दिया है, जो नाम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट। तो ये नाम भी यहाँ पर इसको दिया गया है। सवाल यह है ये टेस्ट काम कैसे करता है। तो पहली बात दोस्तों, जब आप कुछ चीज़ खाते हो, जो शुगर हम खा रहे हैं, शुगर हमारे बॉडी में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा। जैसे आप फूड खा रहे हो, फूड से भी जैसे आपने रोटी खाई, वो भी बेसिकली यहाँ पर शुगर भी बदलेगा। तो शुगर जो है वो यहाँ पर आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुँचता है, जो भी आप फूड खा रहे हो। फिर वो जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो आपके हेमोग्लोबिन से जाके अटैच हो जाता है, हेमोग्लोबिन में मिल जाता है। जो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स है ना, RBCs, खून में, हेमोग्लोबिन में जाकर यहाँ पर वो शुगर मिल जाता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन क्या है? तो हेमोग्लोबिन बेसिकली आप कह सकते हो एक प्रकार का प्रोटीन है। वो प्रोटीन जो हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ऑक्सीजन को इधर से उधर यहाँ पर पहुँचाता है हमारे बॉडी के सेल्स में। तो इसी के ऊपर ये शुगर चिपक जाती है जाकर। तो जब ये शुगर इससे अटैच हो जाती है तो ये वाली जो कंडीशन दोस्तों, ये डायबिटीज़ वाली कंडीशन बन जाती है।
तो इसी प्रकार के कंडीशंस को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक टेस्ट होता है HbA1c टेस्ट। ये क्या करता है, ये मेजर करता है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में, है ना, जिसके ऊपर शुगर की कोटिंग हो चुकी है, उस शुगर की कोटिंग का परसेंटेज क्या है। कोई ज़्यादा परसेंटेज तो नहीं है, ज़्यादा है तो बेसिकली क्या केस आएगा, कम है तो क्या केस आएगा, उसके हिसाब से यहाँ पर ये देते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर टेस्ट है दोस्तों। ये टेस्ट कोई नया टेस्ट नहीं है, इसको सबसे पहली बार लाया गया था 1955 में। बहुत पुराना टेस्ट आपको ये देखने को मिल जाता है। अब डायबिटीज़ के पेशेंट्स में तेज़ी से यहाँ पर जो टेस्ट है ये कॉमन होता हुआ चले जा रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब अगर आप दूसरे सेक्शन में देखोगे तो आपको पता होना चाहिए डायबिटीज़ के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। डायबिटीज़ भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं। आपने कई बार सुना होगा जो डायबिटीज़ होती है लोगों को, उसमें टाइप 1 है, टाइप 2 है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, अलग अलग टाइप्स होते हैं। और मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। डायबिटीज़ एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक दूसरे से फैलती नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे बॉडी में जो पेनक्रियास है वो प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करता, तब वो कंडीशन डायबिटीज़ वाली कहलाती है। अब कहोगे पेनक्रियास, इंसुलिन, ये क्या है यार, चलो आप जानते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपको येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये हमारा पेनक्रियास है। ये बॉडी में क्या क्या प्रोड्यूस करने का काम करता है, इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन हमारे बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो यानी एक प्रकार का हार्मोन है इंसुलिन, जो बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। सिंपल हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, जो हमारी बॉडी है ना, वो इस इंसुलिन को प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस करती है, इफेक्टिवली यूज़ करती है, तो ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा अगर इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब हमारा पेनक्रियास इंसुलिन को बनाना ही बंद कर दे या अच्छे मात्रे में ना बनाए, तो वो क्या कहलाएगा, वो डायबिटीज़ वाली कंडीशन कहलाएगी। क्लियर। अब डायबिटीज़ में भी दो होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। चलिए पहले बात करते हैं टाइप 1 के बारे में। तो टाइप 1 डायबिटीज़ को हम जर्मिनल डायबिटीज़ भी बोलते हैं, यानी सबसे ज़्यादा ये वाली डायबिटीज़ बच्चों को ही होती है। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 14 से 16 साल के आसपास है, जब उनकी बॉडी इस प्रकार से इंसुलिन बना ही नहीं पाती प्रॉपर मात्रा में, तो यहाँ पर वो टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाता है। हालांकि जो मोस्ट कॉमन ज़्यादातर लोगों को होता है वो टाइप 2 वाला डायबिटीज़ होता है दोस्तों, ज़्यादातर लोगों जो अफेक्ट करता है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन का यूज़ प्रॉपर नहीं कर पाती। बॉडी इंसुलिन, पेनक्रियास इंसुलिन बना तो रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है दोस्तों, ये किसी भी उम्र में हो सकता है, चाहे वो बच्चे को चाहे वो बूढ़े को। तो ये जो इस प्रकार की जो डायबिटीज़ है ये ज़्यादातर मिडिल एज या ओल्डर व्यक्तियों को होता है, जो बूढ़े लोग हैं। फिर इसी के बाद एक और टाइप आती है, वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये वाली जो टाइप है दोस्तों, ये महिलाओं में होती है, स्पेशली उनके प्रेगनेंसी के स्टेज के दौरान। जब बॉडी, यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज़ में सिंपल से अगर हम बात करें तो होता यह है, वैसे सभी वीमेन में नहीं होता, कुछ महिलाओं में देखने को मिलता है। जब वो महिला एक बच्चे को जन्म दे देती है, उसके बाद में यहाँ पर एक प्रकार की जो डायबिटीज़ है वो बॉडी में डेवलप हो जाती है। यहाँ पे बॉडी कभी कभी बहुत कम सेंसिटिव होती है इंसुलिन के प्रति, या काम ही नहीं कर पाती है। तो वो जब यहाँ पर एक कह सकते हो, मैंने बोला जेस्टेशनल डायबिटीज़ सभी महिलाओं में नहीं होता। अच्छा, ये प्रेगनेंसी के दौरान रहता है, मैंने गलत बोल दिया, ये प्रेगनेंसी के दौरान रहता है। जनरली क्या होता है, जब वो एक बच्चे को जन्म दे देते हैं उसके बाद यहाँ पर ये डायबिटीज़ का मैटर पूरा रिजॉल्व हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पर डायबिटीज़ के इम्पैक्ट के बारे में। किसी को डायबिटीज़ है तो उसका असर क्या हो सकता है, बहुत गंदा असर होता है दोस्तों। कभी कभी लोग ना बहुत ज़्यादा कंजूसी कह रहा हूँ, बेवकूफ़ी कर जाते हैं कि भाई उनको डायबिटीज़ है, फिर भी यहाँ पर जो अपना डाइट है उसको यहाँ पे वो इम्प्रूव नहीं करते। डाइट इम्प्रूव करना ज़रूरी है। डायबिटीज़ का एक अच्छा, एकमात्र सबसे बड़े सोल्यूशन, आपने डाइट अपना कंट्रोल रखा, शुगर की वैल्यू बॉडी के अंदर अगर कम आपने डाली, तो इससे यहाँ पर आपका बॉडी हेल्दी रहेगी, कंट्रोल वे में चलेगी। लेकिन पता होने के बावजूद भी यहाँ पे अगर शुगर का कंजम्पशन हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर इससे जो किडनी है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, नर्वस सिस्टम, इवन आईज़ के ऊपर में बुरा असर पड़ेगा। और आजकल जो डायबिटीज़ लोगों को हो रहा है ना, उसके पीछे के कई सारे रीजंस हैं। जैसे सबसे पहले लोगों की अनहेल्दी डाइट, खान पान अच्छा है ही नहीं। अब खान पान अच्छा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, उसके बाद इंसान एक्सरसाइज कर लेता तो चीज़ों को नॉर्मल कर लेता है, बट खान पान तो अच्छा है ही नहीं। प्लस फिजिकल एक्टिविटी लोगों की कम हो गई है। जो शराब है उसका हार्मफुल यूज़ हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, तंबाकू का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर डायबिटीज़ बढ़ रही हैं। ये मेन फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कितने कितने केसेस हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम लोग अभी समझ चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न की। तो यूपीएससी का 2017 का यहाँ पर एक क्वेश्चन था, जो कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था
कि जो BTIA है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये बेसिकली एक नेगोशिएशन है इंडिया और दूसरा कौन से ग्रुप के बीच में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यूरोपियन यूनियन, EU के बीच का दोस्तों यहाँ पर ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा इनिशिएटिव है। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो न्यूज़पेपर से आर्टिकल को उठाकर ही सीधा किया है, बट मुझे हो सकता है कि आज वार्निंग आ जाए, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने सीधा सीधा सारे आर्टिकल यूज़ कर लिए, क्योंकि बीच में दोस्तों मैं आर्टिकल यूज़ कर रहा था और आपको पता होगा चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक है द हिंदू न्यूज़पेपर की साइड से। फिर मैं आर्टिकल्स यूज़ कर रहा था, उसके बाद फिर एक वार्निंग आ जाती है, भाई ये भी चीज़ नहीं है। फिर मैं कटिंग्स लगाता था, आज मैंने कटिंग्स नहीं लगाई हैं, सीधा सीधा यहाँ पर आर्टिकल लगा दिया है। देखते हैं, काश कुछ ऐसा हो ना, कुछ गलत ना हो, चीज़ें जैसी चल रही हैं चलती रहे नॉर्मल, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, अपना पैटर्न पर आएंगे। बट जो चीज़ें हैं आज के न्यूज़पेपर में वो हमने डिस्कस कर लिया है, उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।